हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 10 यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो हमने इस चीज़ को जो है कुछ पार्ट्स में हम लोग ने इसको किया है सेपरेट। तो पहले तो हम लोग उस पार्ट को एक बार अच्छे से कर लेते हैं। वो है ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का जो पार्ट 1 है वो है सेक्शन नंबर 135 से लेकर के सेक्शन नंबर 139 तक। तो आज हम लोग 135 से 139 तक करेंगे। देन जो सेकेंड पार्ट आता है वो आता है 140 से लेकर के 152 तक। ठीक है, इन दोनों का जो है वो एक ही डिज़ाइन है। देन सेक्शन नंबर 153 से लेकर के जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 161 तक 161 तक, और 162 से लेकर के 166 प्लस 167 इन सब का अलग डिज़ाइन है। तो 153 से लेकर के जो है 161 तक है, इसका एक डिज़ाइन है ये। एंड देन जो इसके बाद वाला पार्ट है उसका जो है उसको नॉर्मली एक तरह से डिफाइन कर दिया है, उसका एक अलग डिज़ाइन है। दैट इज़ दिस जो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके लिंक्स, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन अब हम आते हैं इसके ट्रिक्स वाले पार्ट पे, यानी कि पार्ट 1। हमें पार्ट 1 कहाँ तक करना है? हमें पार्ट 1 करना है सेक्शन नंबर 139, बिकॉज 140 से एक जो है दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, वो विटनेस से रिलेटेड हो जाएगा और ज़्यादा, हालांकि ये पूरा ही विटनेस से रिलेटेड है। अब जो फर्स्ट वाला है पार्ट, उसमें आता है सेक्शन नंबर 135, 36, 37, 38, 39। 135 ये जो है ये एक जज की टेबल है। ठीक है, हमने ये जो पूरा पार्ट है यानी कि दो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 10 उसको इस तरह से हम लोग ने किया है कि एक कोर्ट पे प्रोसीडिंग चल रही है। ठीक है, कोर्ट पे प्रोसीडिंग चल रही है, तो ये जो है ये जज की टेबल है, ये जज है, एंड दिस इज़ विटनेस 1 एंड दिस इज़ विटनेस 2, इस हिसाब से हमने किया है। एंड दिस इज़ प्लीडर। ठीक है, हालांकि ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो है ये नेक्स्ट पार्ट पे है। तो हम लोग जो इसका सेक्शन नंबर 35, 36, 37 एंड 38 जो है वो कनेक्टेड है, वो एक जज की टेबल से रिलेटेड है। तो सेक्शन नंबर 135 है प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। यहाँ पे क्या आया? प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की एक डॉक्यूमेंट रखी गई है। देन जज के अंडर है कि वो एडमिसिबिलिटी करे कि नहीं। सेक्शन नंबर 136 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस है वो कौन से सेक्शन में आता है, या एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस है वो कौन कर सकता है। तो वो जज कर सकता है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है 136। ठीक है, देन सेक्शन नंबर 138 ये ऑर्डर से रिलेटेड है, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, ये जो है एग्जामिनेशन, डायरेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन उससे रिलेटेड है। बट 36 के बाद हम लोग जो है 137 पे आएंगे, वो है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। सी ये एक प्रोसेस है। पहला क्या आया? मान लो एक विटनेस आया, प्रोडक्शन, एक एविडेंस आया। एविडेंस के बाद जज के पास जाता है कि ये एडमिट करे कि ना करें। जज बोलते हैं हाँ उसे एडमिट करना चाहिए। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसके लिटरेचर में। देन आता है सेक्शन नंबर 138। इसमें क्या है? ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। ऑर्डर करना है किस चीज़ के लिए? एग्जामिनेशन। डायरेक्शन किस चीज़ के लिए दिया जाएगा? री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन क्या होता है? ये एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन आता है, उसके बाद री एग्जामिनेशन आता है। ये भी एक बहुत अच्छा एमसीक्यू है, क्योंकि वो कई बार पूछा जाता है कि एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद री एग्जामिनेशन आता है, कब आता है? उसका आंसर यही है कि एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद री एग्जामिनेशन आता है। कौन करता है? इसके बारे में हर एक चीज़ है री एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही पूछी जाती है। बिकॉज कई बार इसमें यह भी दे दिया जाता है कि क्या इसे री क्रॉस एग्जामिनेशन बोला जाता है? तो इसका आंसर है नहीं, ऑब्वियसली इसे री एग्जामिनेशन बोला जाता है, री क्रॉस नहीं बोला जाता है। तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। बट एक बार मैं फिर से बताती हूँ। मान लो एक डॉक्यूमेंट आई, फिर जज से पूछा कि क्या इसे एडमिट कर लें। जज बोलेगा ठीक है कर लो, तो उसका क्या होगा? एग्जामिनेशन होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा। नॉर्मली ये इधर डिफाइन किए गए हैं। देन 38 पे जाता है किस चीज़ के लिए? ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसके बाद क्या होगा? ये सब तो हो गया, अब उसके बाद ऑर्डर आएगा। ऑर्डर क्या कि तुम ठीक है री एग्जामिनेशन कर लो, कैसे करो नहीं करो, इस चीज़ से रिलेटेड है, 137 से रिलेटेड है। देन 139 में क्या है? क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब मान लो एक इंसान है, वो विटनेस नहीं है, पर वो किस चीज़ के लिए आया है? डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आया है, सिर्फ कि सर ये लो डॉक्यूमेंट। तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है सेक्शन नंबर 139। ठीक है, तो अब हम इसका लिटरेचर करने जा रहे हैं। सो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस चैप्टर 10 सेक्शन नंबर 135 से लेकर के 139 तक हम करने जा रहे हैं। सेक्शन नंबर 135 है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस।
ठीक है, तो इसका है कि द ऑर्डर इन विच विटनेस आर प्रोड्यूस्ड एज एन एग्जामिनेशन शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ and practice for the time being related to civil and criminal procedure respectively and in the absence of any such law by the discretion of the court. अब जो है ऑर्डर इन विच विटनेस आर प्रोड्यूस, ठीक है, विटनेस को आप प्रोडक्शन करना है तो उसका जो ऑर्डर है वो जो है रेगुलेटेड बाय लॉ, लॉ रेगुलेट करेगा, ठीक है, एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बिंग रिलेटेड टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर रिस्पेक्टिवली एंड द एब्सेंस ऑफ सच लॉ बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट. नॉर्मली क्या है, लॉ रेगुलेट करेगा, नहीं लॉ होगा तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होगा, इसमें यही बोला जा रहा है. ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 136. सेक्शन नंबर 136 जो है वो इम्पॉर्टेंट है. जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. क्या है, व्हेन ईदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट द जज में आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव द एविडेंस इन व्हाट मैनर द एलिज्ड फैक्ट इफ प्रूव्ड बी रेलिवेंट वुड बी रेलिवेंट. क्या है कि जैसे कोई एक पार्टी है वो बोल रही कि हमें अपना एविडेंस देना है, तो जज बोलेगा कि ठीक है, तुम्हारा जो एविडेंस है वो किस मैनर में रेलिवेंट है, उसकी क्या है रेलिवेंसी चेक होगी और उसको प्रूव करना होगा. इफ़ प्रूव्ड वुड बी रेलिवेंट, कि अगर प्रूफ हो गया तो कैसे रेलिवेंट होगा. एंड द जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ इट थिंक्स दैट द फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलिवेंट एंड नॉट अदरवाइज. तभी एडमिसिबिलिटी होगी एविडेंस की. एडमिसिबिलिटी कब होगी, ए इज इक्वल्स टू ऑन रेलिवेंस. ठीक है, रेलिवेंस पे होगी. इसका क्या है, ए इज इक्वल्स टू ऑन रेलिवेंस. रेलिवेंस पे ही जो है उसकी एडमिसिबिलिटी होगी. ठीक है, मुझे लगता है मुझे इसे जूम आउट करना पड़ेगा. ठीक है, हाँ, उसकी एडमिसिबिलिटी पे ही रेलिवेंस होगी. तो इसका जो है कि मैनर, उसमें क्या क्या मेंशन किया जाएगा, और इसमें सिर्फ ये नहीं है, इसके बाद ये है कि इफ़ द फैक्ट proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact, such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned, unless the party undertakes to give the proof of such fact and the court is satisfied with such undertaking. क्या कि मान लो अगर एक प्रूफ है वो दूसरे प्रूफ पे रिलेवेंट है, यानी कि अगर आपको डाइंग डिक्लेरेशन देनी है तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि वो इंसान जो है वो डेड है, तो उसकी जो डेथ सर्टिफिकेट है वो पहले दिखाना होगा. नेक्स्ट है, इफ द रेलिवेंसी ऑफ वन एलिज्ड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन अनदर एलिज्ड फैक्ट बीइंग फर्स्ट प्रूव्ड, द जज में इन हिज डिस्क्रिशन ईदर परमिट एविडेंस ऑफ द फर्स्ट फैक्ट टू बी गिवन बिफोर द सेकंड फैक्ट इज प्रूव्ड और रिक्वायर एविडेंस टू बी गिवन ऑफ द सेकंड फैक्ट बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट. अब ये जो है वो डिस्क्रिशन ऑफ द जज पे है कि ठीक है यार, तुम मरने का सर्टिफिकेट बाद में दिखा दो, तुम डाइंग डिक्लेरेशन पहले दे दो, ये जज के ऊपर है. अब इसके इलस्ट्रेशंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर हम इसके इलस्ट्रेशंस कर लेंगे तो चीज़ें जो है वो थोड़ी क्लियर हो जाएंगी और ज़्यादा. इलस्ट्रेशन 1 है, इट इज़ प्रपोज टू प्रूव अ स्टेटमेंट अपॉन अबाउट अ रेलिवेंट फैक्ट बाय अ पर्सन एलिज्ड टू बी डेड विच स्टेटमेंट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 30 थ्रू. The fact that the person is dead must be proved by the person proposing to prove the statement before evidence is given of the statement. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, डाइंग डिक्लेरेशन की अगर स्टेटमेंट प्रूव करनी है तो उसका जो है डेथ सर्टिफिकेट आपको पहले प्रूव करना होगा. सेकेंड है, इट इज़ प्रपोज टू प्रूव बाय अ कॉपी द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट सेट टू बी लॉस्ट. The fact that the original is lost must be proved by the person proposing to produce the copy before the copy is produced. ठीक है, मान लो आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थी उसका जो कॉपी है, आप कॉपी प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसका कॉपी प्रूफ कर रहे हो, तो उसका जो ओरिजिनल है वो आपका खो गया है. तो आप कैसे ये करोगे कि हाँ ठीक है, जब खोया और आपको पता चला कि आपका खो गया है, जब खोया आपको पता चला कि वो आपका खो गया है, तो आप उसके लिए जो है FIR करवाओगे. FIR करनी ज़रूरी होती है अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट खो गई है तो. ठीक है, नेक्स्ट है सी में है, ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू हैव बीन स्टोलन. उसके पास नॉलेज है कि वो स्टोलन है. इट इज़ प्रपोज टू प्रूव दैट ही डिनाइड द पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी. The relevancy of the denial depends on the identity of the property. The court may, in its discretion, either require the property to be identified before the denial of the possession is proved, or permit the denial of the provision to be proved before the property is identified. ये जो है ये लास्ट पार्ट से रिलेटेड, जो हमने लास्ट पार्ट किया था कि ठीक है जज के डिस्क्रिशन के ऊपर है. ठीक है, इलस्ट्रेशन सी. फिर इसके बाद इलस्ट्रेशन डी आता है, इट इज़ प्रपोज टू प्रूव अ फैक्ट ए विच इज सेड टू हैव बीन द कॉज और इफेक्ट ऑफ अ फैक्ट इन इशू. देर आर सेवरल इंटरमीडिएट फैक्ट्स बी सी एंड डी विच मस्ट बी शोन टू एग्जिस्ट बिफोर द फैक्ट ए कैन बी रिगार्डेड एज द कॉज और इफेक्ट ऑफ द फैक्ट इन इशू. द कोर्ट में ईदर परमिट ए टू बी प्रूव बिफोर बी सी और डी
इज प्रूव और मे रिक्वायर प्रूफ ऑफ BCD बिफोर परमिटिंग प्रूफ ऑफ A। ये भी उसी चीज़ से रिलेटेड है कि इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट है बट स्टिल आप जो है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि आप जो है दूसरी डॉक्यूमेंट जो अदर डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड है वो प्रूफ करने की परमिशन दे रहे हो। ये कोर्ट की जो सेटिस्फैक्शन प्लस उसके डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। देन आता है सेक्शन नंबर 137 एग्जामिनेशन इन चीफ। अब सेक्शन नंबर 137 जो है अब एडमिसिबल तो हो गया, अब इसमें एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाएगा, प्लस री एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाएगा और कुछ नहीं। एग्जामिनेशन इन चीफ, इसमें क्या है, द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड द एग्जामिनेशन इन चीफ। जिसने उसको बुलाया है वही उसका एग्जामिनेशन कर रहा है तो वो एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, यानी कि प्रथम एग्जामिनेशन। देन आता है क्रॉस एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी, जो दूसरी पार्टी है, डिफेंस हो जाएगी मान लो, शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। इसमें प्लस सेक्शन नंबर 165 ऑफ जज का भी ऐड कर दो कि जज भी पूछ सकता है, ठीक है। देन आता है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन में क्या है, द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड हिज री एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसने बुलाया है अब वो क्या कर रहा है, री एग्जामिनेशन कर रहा है। कब, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद। किस चीज़ के लिए, पर्पज इसका क्या है, क्लैरिफिकेशन। और ये ऑप्शनल है, ठीक है, इधर मैंने लिखा है ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। किस चीज़ के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए। सॉरी ये दूसरा है, समझ में नहीं आया मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रखी है। शैल बी कॉल्ड हिज री एग्जामिनेशन। देन आता है सेक्शन नंबर 138। सेक्शन नंबर 138 यानी कि जो मैंने लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पे मैंने मेंशन किया था ना टेबल पे, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, सेकेंड लास्ट है ये इस पार्ट का। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन चीफ, then if the adverse party so desires cross examined, then if the party calling him so desires re examined। क्या है, एग्जामिनेशन सब जो है डिज़ायर पे होगा कि आपको ये करना है कि नहीं करना है, ठीक है। पहले तो ये हो गया प्रोसेस। फिर इसके बाद द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स, ठीक है, यानी कि एग्जामिनेशन जो है और क्रॉस एग्जामिनेशन जो है ये दोनों रेलिवेंट फैक्ट्स पे होने चाहिए। बट द क्रॉस एग्जामिनेशन need not be confined to the facts to which the witness testified on his examination in chief। इन सब का जो एम्बिट है वो डिफरेंट है। एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, ये दोनों रेलिवेंट फैक्ट्स पे होंगे, बट जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो इसके एम्बिट से बाहर हो सकता है, यानी कि एग्जामिनेशन इन चीफ के एम्बिट से क्रॉस एग्जामिनेशन बाहर हो सकता है। फिर इसके बाद क्या है, डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन। इसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन भी दिया गया है। सी इसमें जो है क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ नॉट इक्वल्स टू एग्जामिनेशन इन चीफ, ये मैंने मेंशन किया है, ये दोनों सिमिलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्योंकि जो क्रॉस एग्जामिनेशन वो ऑपोजिट साइड का राइट है। देन आता है डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन, द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर्स रिफर्ड टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन। एक्सप्लेनेशन होती है वो क्रॉस एग्जामिनेशन की, कि मान लो क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने बोल दिया कि आपने ऐसा किया था, तो री एग्जामिनेशन में वो उसे पूछवा देगा कि आपने ऐसा क्यों किया था, ठीक है, आपका इनोसेंट इंटेंट था। And if new matter is by permission of the court introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examine upon that matter। ठीक है, सिर्फ इस पार्ट के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मैटर तो उसका जो है क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। सिर्फ इस पार्ट के लिए आई थिंक ये सेक्शन नंबर 138 जो है वो मेंशन, वो पूरा सेक्शन इसी पर्पस के लिए, डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन, वो भी तब जब न्यू मैटर जो है वो आ जाएगा सीन पे, तो क्या होगा, उस पर भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, बिकॉज दैट विल बी काइंड ऑफ चीफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्योंकि वो जो है वो नया मैटर है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 139 पे, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। इसमें है कि तुम्हारा पर्पस टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, पर फिर भी उसका जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो हुआ। अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो है वो समन के थ्रू प्रोड्यूस होती है, डज नॉट बिकम अ विटनेस बाय द मेयर फैक्ट, वो जो है वो विटनेस नहीं बन जाएगा बाय द मेयर फैक्ट की दैट ही प्रोड्यूसेस इट एंड कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड अनलेस एंड अनटिल ही इज कॉल्ड एज अ विटनेस। ठीक है, वो जो है नॉर्मली उसका एग्जामिनेशन नहीं हो सकता सिर्फ इसलिए क्योंकि
वो उस डॉक्यूमेंट को लेके आया है। सी, अगर आपसे डॉक्यूमेंट मंगाई गई है, समन किया गया है, तो ज़रूरी नहीं है आपकी आपको पर्सनली आके देना पड़े, ठीक है, आप किसी के थ्रू भी उसे भिजवा सकते हो। तो अगर कोई और देने आ रहा है तो क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा? नहीं होगा। तो इस सेक्शन का भी पर्पज़ है कि आपको एक सिंपली बता देना कि ठीक है तुम डॉक्यूमेंट लेके आए, तुम उससे कोई भी पूछताछ नहीं कर सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस पार्ट 1। अगर आपको पार्ट और आगे करना है पूरा तो उसको मैं एक कंपाइलेशन कर दूंगी, बट अदरवाइज़ ये अलग अलग करके आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि सारे ट्रिक्स के साथ इसको मेंशन किया गया है। बाकी इसमें सेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं चैप्टर 10 में। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट जो भी आपको करना है या जो भी आपको सूटेबल लगता है प्लीज़ कर दो। एक बार इसे व्यू करके इसे लाइक कर दो। बाकी इससे रिलेटेड जो इसकी प्लेलिस्ट है प्लस इसके जो MCQs हैं वो सब मैंने मेंशन कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन पे, आप उसको जा करके एक बार देख सकते हो। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।